इस कहानी की शुरुआत में हमें शी जिलिंग नाम के एक वॉरियर को दिखाया जाता है जो अपने छोटे से बेटे शिहाओ को गोद लिए गुस्से में वो महल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सैनिक उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं मगर जिलिंग बहुत पावरफुल थे और वो अपनी पावर की मदद से एक एक करके सभी सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उसके परिवार के लोग उसके बच्चे शिहाओ को मारना चाहते थे और उसकी बॉडी से सुप्रीम बॉम्ब निकाल लिया था। शी युआन जिलिंग से कहता है कि तुम्हें हमारे परिवार के कल्याण के लिए अपने बच्चे की बलि देनी होगी। जिलिंग को इससे बहुत गुस्सा आता है और उससे फाइट करने लग जाता है। शी युआन जिलिंग के बच्चे को मारने की कोशिश करता है मगर जिलिंग अपने हाथों से तलवार पकड़ लेता है। अब वहाँ जिलिंग की वाइफ किन यिनिंग भी आ जाती है जो भी जिलिंग के साथ मिलकर युआन पर हमला करने लगती है। युआन समझ गया था कि उनसे जीत नहीं पाएगा, इसीलिए अपनी लायन पावर को एक्टिवेट करने लगता है। ये देखकर जिलिंग भी अपने ड्रैगन पावर की मदद से ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है और किन यिनिंग भी अपनी पावर से उस ड्रैगन को और पावरफुल बना देती है। मगर ये सीन यही कट हो जाता है। फिर हम कुछ साल बाद स्टोन विलेज को देखते हैं जो भगवान लियू द्वारा एक शील्ड से प्रोटेक्ट था ताकि कोई भी ताकतवर जानवर स्टोन विलेज के लोगों को नुकसान न पहुंचा पाए। अगली सुबह स्टोन गांव के सभी बच्चों को स्टोन विलेज के मुखिया शी यूनफेन आत्मरक्षा के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। वो सभी बच्चों से कहते हैं कि जल्दी उठकर कड़ी मेहनत करने से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती है। उन सभी बच्चों में शिहाओ भी होता है जो बड़ा हो गया था और वो काफी फुर्तीला और मेहनती था, क्योंकि जब मुखिया उस पर वार करते तो उनके वार को संभाल लेता, मगर जब वो जोंगबाओ पर हमला करते हैं तो उनके वार को संभाल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। इसीलिए मुखिया उसे कहते हैं कि भले शिहाओ तुमसे उम्र में छोटा हो लेकिन वो सबसे मेहनती है। शिहाओ जोंगबाओ का मजाक उड़ाता है। मुखिया सभी बच्चों को बताते हैं कि हमारे आसपास का जंगल काफी बड़ा और असीम है जहाँ कई प्राचीन जानवर निवास करते हैं, इसीलिए अगर तुम सभी मेहनत नहीं करोगे तो उन जानवरों से नहीं लड़ पाओगे। फिर हमें स्टोन विलेज के शिकारी योद्धाओं को दिखाया जाता है जो छिपकर दो सर वाले अग्नि गेंडे पर नजर रख रहे थे ताकि उसका शिकार कर सके। आशान शिकारी दल के मुखिया शी लिंगू से कहता है कि एक गेंडा कई महीनों तक हमारे गाँव की खाद्य आपूर्ति को पूरा कर सकता है और हम बच्चों के औषधीय स्नान के लिए इसके सार का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये कहकर वो उस गेंडे पर हमला करने के लिए जाता है मगर वो गेंडा लात मारकर उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर शी लिंगू अपने सभी साथियों के साथ मिलकर उस गेंडे पर हमला करने लग जाते हैं और अपने परसे से उसे नीचे गिरा देता है। शी लिंगू सभी से कहता है कि गेंडा मरने वाला है। सब एक साथ मिलकर हमला करने लगते हैं मगर तभी वहाँ ब्लू स्केल ईगल भी उस गेंडे का शिकार करने आ जाती है। गेंडा अपनी फायर पावर से उस पर हमला करता है मगर उसे अपने पंजों में दबाकर ले जाने लगती है। ये देखकर आशान बहुत हैरान होता है कि ब्लू ईगल उनके इलाके में कैसे आ गई, क्योंकि वो कभी इस इलाके में शिकार करने नहीं आती थी। ईगल उस गेंडे को मारने के लिए जमीन पर रगड़ती है जिससे जमीन पर आग लग जाती है। शी लिंगू अपने सभी साथियों के साथ छिपा होता है ताकि ईगल उन्हें देख न सके, मगर जब शी फेजियाओं के पाँव में आग लगती है तो जोर से चिल्लाने लगता है जिससे ईगल को उन सभी की मौजूदगी का पता चल जाता है और वो शी फेजियाओं पर हमला करने के लिए आती है। आशान शी लिंगू से कहता है कि मैं ईगल का ध्यान भटका लूंगा और वो ईगल को अपनी तरफ बुलाकर वहाँ से भागने लगता है, जिससे शी लिंगू अपने साथियों के साथ उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। तभी वहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होने लगता है और ज्वालामुखी से आग के गोले निकलते हैं जिससे सब लोग बचकर भागने लगते हैं। ईगल भी वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ शी लिंगू अपने साथियों के साथ उस मरे हुए गेंडे को लेकर स्टोन विलेज पहुंच जाता है। उन्हें देखकर मुखिया और सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। शी लिंगू सभी को बताता है कि पर्वत देवता क्रोधित हुए और उन्होंने ईगल को डरा दिया जिससे हम इस गेंडे का शिकार कर पाए। सभी बच्चे अपने अपने पिता के पास जाते हैं। ये देखकर शियाओ दुखी हो जाता है क्योंकि उसके माता पिता उसके पास नहीं थे। शी जिलिंग और किन यिनिंग उसे स्टोन विलेज छोड़कर चले गए थे। शियाओ दुखी होकर बैठ जाता है और अपने मॉम डैड को याद करने लगता है। मुखिया यूनफेंग उसके पास आते हैं। मुखिया को देखकर शियाओ पूछता है कि मेरे माँ और पिताजी वापस कब आएंगे, तो यूनफेंग उसे बताते हैं कि अब नहीं आएंगे, वो हमसे काफी दूर चले गए हैं। शियाओ कहता है कि क्या वो मुझे नहीं चाहते। यूनफेंग कहते हैं कि तुम उन्हें बहुत पसंद हो और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि गाँव के सभी लोग एक पहाड़ के पास भगवान लियू से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर यूनफेंग भगवान लियू से प्रार्थना करते हैं कि आप हम सब स्टोन विलेज के निवासियों
बच्चों को आशीर्वाद दे कि हम सब बिजली और तूफान से भी तेज हो और हम विपत्ति का सामना कर सके, जीवन और मृत्यु की परवाह करते हुए आगे बढ़ते रहें। आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। अगले दिन सभी बच्चों को औषधीय स्नान कराया जाता है। यूनफेंग बताते हैं कि इसमें 2 सींगों वाले राइनो गेंडे के सार से बनाई गई दवा डाली गई है, जिसे आप सभी को सहन करना होगा, जिससे आपकी हड्डियां जानवरों के समान मजबूत हो जाएगी। शियाओ यूनफेंग से कहता है कि क्या हम औषधीय स्नान के बाद दूध पी सकते हैं? यूनफेंग कहते हैं कि हाँ, तुम चिंता मत करो, जितना चाहे दूध पी लेना। शियाओ कहता है कि ठीक है, मैं इसे सहन कर लूंगा। शिलिंगू कहता है कि शियाओ वास्तव में प्रतिभाशाली है। वहाँ खड़ा एक और आदमी बताता है कि केवल यूनफेंग ने ही रूस की शक्तियों में महारत हासिल की है। उसके बाद यूनफेंग अपनी शक्ति से उस औषधीय पानी को गर्म करते हैं, जिससे सभी बच्चों को काफी जलन होती है और वो पानी से बाहर निकल आते हैं। लेकिन शियाओ पानी में ही रहकर उस सार की गर्मी को सहन करता है। फिर उस पानी में से उस 2 सिरों वाले गेंडे का सार निकलता है। यूनफेंग शियाओ से कहते हैं कि तुम इसे ग्रहण करो। शियाओ उसे ग्रहण करता है। उसे ग्रहण करते ही उसकी बॉडी का ताप बढ़ जाता है और उसमें गेंडे की पावर आ जाती है। वो उस भट्टी से बाहर निकलकर उसे अपने हाथों से ऊपर उठा लेता है। ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यूनफेंग कहता है कि इस बच्चे से उम्मीद नहीं थी। इसकी बॉडी की तुलना पुराने युवा जानवरों से की जा सकती है। शियाओ यूनफेंग से पूछता है कि मैं अब दूध पी सकता हूँ? यूनफेंग कहते हैं कि तुम जितना चाहे उतना दूध पी सकते हो। फिर सभी बच्चे शियाओ के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत असाधारण हो, तुम ये कैसे करते हो? मगर जोंगबाओ को इससे जलन होती है क्योंकि उसे पसंद नहीं करता। उसके बाद शियाओ भगवान लियू को दूध चढ़ाता है और कहता है कि मेरा पसंदीदा दूध है, आप इसे पी सकते हो। साथियों ने यह भी कहता है कि परिवार के मुखिया यूनफेंग कहते हैं कि आपने स्टोन विलेज की रक्षा के लिए बलिदान दिया और मेरे माता पिता भी इसी गांव में रहते थे। क्या आप जानते हो कि वो कहाँ है? मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं भी स्टोन विलेज की रक्षा कर सकता हूँ, पर मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरे माता पिता कैसे हैं। ऐसा कहकर वह रोने लग जाता है। शी न्यू नाम की एक छोटी लड़की उसके पास आती है। शिया उससे पूछता है कि तुम्हारा भाई पाई हो कहाँ है, तुम उसके पास जाओ। शी न्यू से बताती है कि अपने दोस्तों के साथ बड़े पक्षी का अंडा लेने गए हैं। शियाओ समझ जाता है कि पाई हो ब्लू ईगल का अंडा चुराने गया होगा, इसीलिए उसे कहता है कि तुम यूनफेंग के पास जाओ और वहाँ से पाई हो को रोकने के लिए चला जाता है। वही हमें डेजर्ट रॉक फॉरेस्ट में दिखाया जाता है कि पाई हो अपने दोस्तों के साथ ब्लू ईगल के घोंसले में उसका अंडा चुराने पहुँच गया था। पाई हो अपने दोस्तों से कहता है कि मैंने इतना बड़ा अंडा कभी नहीं खाया, इसे खाने के बाद मेरी ताकत शियाओ से भी ज्यादा हो जाएगी। मगर ब्लू ईगल को भी इस बात का पता चल जाता है कि कोई उसका अंडा चुराने आया है, इसीलिए वो तेजी से अपने घोंसले की तरफ बढ़ने लगती है। शियाओ भी वहाँ पहुँच जाता है और सभी से कहता है कि तुम अंडा मत चुराओ, यहाँ से जल्दी भागो। मगर उनमें से कोई भी शियाओ की बात नहीं मानते और वहाँ से अंडा लेकर चट्टान से नीचे उतरने लगते हैं। तभी वहाँ पर ईगल आ जाती है। ईगल अपने पैरों में एक सुअर फंसा कर लाती है, जिसे ईगल बच्चों पर डाल देती है, मगर सभी बच्चे बच जाते हैं। फिर ईगल फेदर स्पाइक से उन पर हमला करती है, जिससे रस्सी कट जाती है और सभी बच्चे अंडे के साथ नीचे गिर जाते हैं। फिर सब वहाँ से उठकर अंडा लेकर भागने लगते हैं। पाई हो कहता है कि हमें चट्टानों की तरफ भागना चाहिए, जहाँ पर ईगल नहीं पहुँच पाएगा। तभी भागते भागते एक बच्चे के हाथ से अंडा छूट जाता है, जिसे शियाओ पकड़ लेता है। शियाओ ईगल से कहता है कि मैं तुम्हारा अंडा वापस लौटा दूंगा, तुम मेरा पीछा मत करो, अगर तुम मेरा पीछा करते हो तो यह अंडा टूट जाएगा। मगर ईगल शियाओ का पीछा करना बंद नहीं करती, तो शियाओ सोचता है कि यह पक्षी तो हार ही नहीं मानना चाहता। शियाओ एक चट्टान से उछलकर उस ईगल की पीठ पर बैठ जाता है और नीचे खड़े बाकी के बच्चे ईगल को पत्थर मारने लग जाते हैं। तो शियाओ उन बच्चों से कहता है कि तुम वापस क्यों आ गए? तो बच्चे कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम मुखिया को क्या जवाब देंगे। ईगल बच्चों पर अपने फेदर से वार करने लग जाती है, तो शियाओ ने बचाने के लिए सुअर को उनकी तरफ फेंकता है, जिससे बच्चे फेदर स्पाइक से बच जाते हैं। शियाओ को पास में एक जंगल दिखाई देता है, इसीलिए अपने सभी दोस्तों से कहता है कि हम सभी को उस तरफ जाना चाहिए। ईगल वहाँ नहीं आ पाएगी और वो डेजर्ट ऑफ मेजेस्टी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं स्टोन विलेज में दिखाया जाता है कि शिलिंगू अपने साथियों के साथ बात कर रहे होते हैं। तभी मुखिया यूनफेंग शी न्यू के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और सभी से कहते हैं कि बच्चे मुसीबत में हैं, क्योंकि शी न्यू ने उन्हें सब कुछ बता दिया था कि अंडा लेने गए थे। दूसरी तरफ सभी बच्चे डेजर्ट ऑफ मेजेस्टी में ईगल से बचकर भाग रहे होते हैं।
हैं। शियाओ अपने दोस्तों से कहता है कि आगे गुफा है, हमें वहाँ छुपना होगा, मगर गुफा का गेट बंद होता है। शियाओ जोंगबाओ को कहता है कि तुम ये अंडा पकड़ो, मैं गेट खोलता हूँ, और शियाओ अपनी राइनो पावर की मदद से गेट पर पड़े पत्थरों को तोड़ देता है। सभी बच्चे गुफा के अंदर जाने लगते हैं, मगर बीटीवान नाम का लड़का नीचे गिर जाता है और ईगल लगातार उसकी तरफ बढ़ रही थी, मगर शियाओ उसे बचाकर गुफा के अंदर ले आता है। ईगल अपने पंखों से उन पर हमला करती है, जिससे वो सभी दूर गिर जाते हैं और शियाओ का हाथ एक पत्थर पर पड़ने की वजह से वहाँ एक प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट हो जाती है, जिससे ईगल अंदर नहीं आ पाती। ये देखकर सभी बच्चे पूछते हैं कि ये क्या हुआ, तो शियाओ ने बताता है कि मुखिया ने कहा था कि हमारे गांव के पूर्वज बहुत बलवान थे, ये ऋण उनके द्वारा छोड़ा गया होगा। ईगल अपने जोरदार वार से उस शील्ड को तोड़ देती है और गुफा के अंदर आने की कोशिश करती है। तभी वहाँ यूनफेंग सभी शिकारियों के साथ आ जाते हैं। शीलिंगू और आशान साथ में मिलकर ईगल पर हमला करने लगते हैं। सभी बच्चे यूनफेंग के पास आ जाते हैं। जोंगबाओ ने कहता है कि मुझे अंडा नहीं चाहिए, उसे ईगल को वापस लौटा दो। यूनफेंग कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये अंडा भी हमारे लिए खतरा हो सकता है। आशान और शीलिंगू ईगल को रोके हुए हैं, हमें मौके का फायदा उठाकर गांव लौट जाना चाहिए, और वो सभी गांव की तरफ भागने लगते हैं। मगर ईगल को भी इस बात का पता चल जाता है, इसीलिए उनके पीछे जाती है। यूनफेंग बच्चों के साथ ईस्टर्न विलेज के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं, मगर ईगल भी वहां आ चुकी थी, इसीलिए शीलिंगू और आशान उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। ईगल सभी को अंदर जाने से रोकने के लिए अपनी पावर से पहाड़ को तोड़ देती है, जिससे यूनफेंग पर पत्थर गिरने लगते हैं, लेकिन वो शील्ड बनाकर खुद को बचा लेते हैं। मगर एक छोटा पत्थर अंडे को लग जाता है, जिससे उसमें दरार आ जाती है। फिर सब लोग गांव के अंदर चले जाते हैं। ईगल उन्हें रोकने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर शीलिंगू और आशान पीछे से उसके पंजे पकड़कर जमीन पर फेंक कर दोनों भी अंदर चले जाते हैं। गांव का गेट छोटा होने की वजह से ईगल अंदर नहीं जा सकती थी। शीलिंगू मुखिया के पास जाता है और कहता है कि ईगल गांव के बाहर है। ईगल गांव के अंदर जाने की कोशिश करती है, तभी भगवान लियू की आत्मा शील्ड बनाकर ईगल को रोक देती है। मुखिया कहता है कि हमारा गांव भगवान लियू द्वारा संरक्षित है, फिलहाल हम सुरक्षित हैं। आशान अपने बेटे पाइहो पर गुस्सा करता हुआ कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तभी वो अंडा टूट जाता है और उसमें से ईगल का बच्चा निकलता है। सब लोग ये देखकर चौंक जाते हैं, मगर वो ईगल बेबी पूरी तरीके से विकसित न होने की वजह से मर जाता है। सभी इससे दुखी होते हैं। पाइहो उस बेबी को यूनफेंग को दे देता है। यूनफेंग बताते हैं कि ईगल और ईस्टर्न विलेज पहले से ही कट्टर दुश्मन रहे हैं। पाइहो माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। यूनफेंग उस बेबी ईगल को नीचे रख देते हैं। ब्लू ईगल को भी पता चल जाता है कि उसका बेबी मर चुका है, इसीलिए अपनी फुल पावर से ईस्टर्न विलेज पर हमला करके उस शील्ड को तोड़ देती है। सभी इससे काफी डर जाते हैं। ईगल अपने बेबी के पास आती है और उसे सूंघकर देखती है। वो उसके मरने से काफी दुखी होती है। तभी वहाँ लीफ में भगवान लियू की आत्मा आती है और उस बेबी ईगल को फिर से जिंदा कर देते हैं, जिससे ब्लू ईगल और बाकी सभी बहुत खुश होते हैं। यूनफेंग कहते हैं कि भगवान लियू ने सिर्फ बेबी ईगल को नहीं बचाया, बल्कि उसे पुनर्जन्म दिया। फिर शियाओ बेबी ईगल के पास जाता है और कहता है कि तुम ठीक हो, मुझे आज के लिए वास्तव में खेद है, क्या आप मुझे माफ कर सकते हो? मैं वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। बेबी ईगल शियाओ को माफ कर देता है। फिर शियाओ उसे हाथ में उठाकर अपने साथ खेलने लगता है। तभी वहाँ पर एक आदमी भागकर मुखिया के पास आकर कहता है कि पहाड़ों के घातक जाल ज्यादा पुराने होने की वजह से नष्ट हो गए हैं, मैं हाल ही में उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुखिया कहता है कि आखिरकार वह समय आ ही गया। फिर हमें जंगल के गहरे इलाके में पवित्र कब्र दिखाई जाती है, जिसकी तरफ एक प्राचीन लोयन बढ़ रहा होता है, मगर वो काफी कमजोर हो चुका था और उसे बहुत सारे जानवर घेर लेते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।